हेलो एवरीवन, आई एम प्रोफेसर शैलेंद्र चौधरी वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट में डिविडेंड डिसीजंस के टॉपिक को स्टडी करने के लिए आएंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीधे हम लोग टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारी जो स्टडी का टॉपिक है आज वो रहेगा डिविडेंड डिसीजंस। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि डिविडेंड क्या होता है। तो बेसिकली जब भी हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं, तो जैसे हमने यहाँ पे क्या किया, प्रॉफिट अर्न किया, तो जो बिजनेस होता है, बिजनेस के पास दो चॉइसेस होती है। तो या तो वो क्या करे, शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो या तो वो क्या करेंगे, शेयर होल्डर को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, या क्या कर सकते हैं, वापस ये जो प्रॉफिट है इसको बिजनेस के अंदर क्या कर दे, री इन्वेस्ट कर दे। तो दो ऑप्शन होंगे, या तो उसे क्या कर दे, शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, या तो उसे क्या कर दे, फिर से री इन्वेस्ट कर दे। तो प्रॉफिट का वो पोर्शन जो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं डिविडेंड। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, डिविडेंड। और प्रॉफिट का वो पोर्शन जो अगेन बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। तो यहाँ पे ये हो गया है हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग। तो प्रॉफिट को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। प्रॉफिट का वो पोर्शन जो हम शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वो हो गया आपके पास डिविडेंड। प्रॉफिट का वो पोर्शन जो हम री इन्वेस्ट कर रहे थे वो क्या हो जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग। अब डिविडेंड डिसीजंस के लिए हम लोग स्टडी करेंगे कि डिविडेंड डिसीजंस का जो प्राइस ऑफ शेयर है उस पर इंपैक्ट पड़ता है नहीं पड़ता है। ये सारी थ्योरीज है हमारे पास डिविडेंड डिसीजन से रिलेटेड। तो जो डिविडेंड डिसीजंस की थ्योरी है, इसको हम लोग दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर लेते हैं। जो पहली वाली थ्योरी है वो रहेगी रिलेवेंसी मॉडल्स या रिलेवेंसी थ्योरी। जो सेकेंड वाला रहेगा वो रहेगा हमारे पास इररिलेवेंसी मॉडल। तो रिलेवेंसी मॉडल का क्या मतलब है, तो रिलेवेंसी मॉडल ये बताते हैं कि जो आपके पास डिविडेंड डिसीजन है और प्राइस ऑफ शेयर है, ये आपस में रिलेट करते हैं। दैट मींस कि जैसे जैसे आप डिविडेंड को पे करोगे, उसका जो इम्पैक्ट है वो कहां पे पड़ेगा, आपके शेयर प्राइस पे पड़ने वाला है। इररिलेवेंसी मॉडल का होता है कि डिविडेंड डिसीजंस आप कितना भी डिविडेंड पे करें, उसका प्राइस ऑफ शेयर पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। ये रहेगा आपके पास इररिलेवेंसी मॉडल। इसके बाद जब आप रिलेवेंसी मॉडल देखेंगे तो आपके पास दो तरह के मॉडल होंगे। एक रहेगा आपके पास वॉल्टर मॉडल, जो सेकंड रहेगा वो रहेगा आपके पास गॉर्डन मॉडल। तो रिलेवेंसी मॉडल में आपके पास दो मॉडल आ जाएंगे, एक रहेगा आपके पास वॉल्टर मॉडल, सेकेंड वाला रहेगा आपके पास गॉर्डन मॉडल। इररिलेवेंसी मॉडल में हमारे पास जो मॉडल होता है वो होता है एमएम मॉडल, जिसको हम लोग बोलते हैं मोदी गिलानी मिलर मॉडल। तो ये रहेगा मोदी गिलानी मिलर मॉडल जो रहेगा इररिलेवेंसी मॉडल। रिलेवेंसी मॉडल में हमारे पास होगा वॉल्टर और गॉर्डन। तो सबसे पहले जो हम शुरुआत करते हैं वो करते हैं रिलेवेंसी मॉडल से। तो देखिए, जब भी कोई मॉडल को बनाया जाता है तो वो सर्टेन अजम्पशंस पे बेस्ड होगा। तो सबसे पहले वॉल्टर मॉडल की स्टार्ट करने के पहले हम वॉल्टर मॉडल के अजम्पशंस देख लेते हैं। तो देखिए, जो सबसे पहला वाला रहेगा अजम्पशन वो ये रहेगा कि जितनी भी फाइनेंसिंग आप कर रहे हैं, सारे की सारी फाइनेंसिंग होगी वो कहां से होगी, रिटेन अर्निंग से। हम लोग डेट या इक्विटी कोई भी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं यूज कर रहे। तो देखिए यही लिखा है, जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा का पूरा क्या होगा, रिटेन अर्निंग पे होगा। हम कोई भी डेट या इक्विटी का यूज नहीं कर रहे। तो ये पहला आपका अजम्पशन हो गया। जो सेकेंड वाला अजम्पशन हो गया वो गिवन है कि जो आर है, आर का मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो इसे हम लोग जब डिनोट करते हैं तो आर से कर देंगे। तो ये क्या हो गया, जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है। और इसके बाद जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसको हम के से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। दैट मींस इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला है। थर्ड वाला जो अजम्पशन है वो ये बोलता है कि हमारे पास जितनी भी अर्निंग होगी, अर्निंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। या तो हम अर्निंग को क्या कर लेंगे, री इन्वेस्ट कर लेंगे, या इसका जो दूसरा वाला पार्ट होगा वो हम लोग क्या कर देंगे, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फोर्थ वाला है कि जो भी हम करेंगे इससे अर्निंग पर शेयर और डिविडेंड पर शेयर में कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। तो जो चौथा वाला अजम्पशन है वो ये है कि जो आपका अर्निंग पर शेयर है और जो डिविडेंड पर शेयर है उस पर कोई चेंज नहीं आने वाला है। फिफ्थ वाला जो है कि ये जो रहेगा लॉन्ग टर्म एंड परपेचुअल होने वाला है। और जो सिक्स्थ वाला रहेगा वो नो टैक्स का अजम्पशन है कि जो भी आपके पास कैपिटल स्ट्रक्चर होगा उसमें आपके पास डिविडेंड डिसीजंस के अंदर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब देखिए, जब आप वॉल्टर मॉडल को सॉल्व करेंगे तो वॉल्टर मॉडल को सॉल्व करने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला होगा, वो है आपके पास P0 मतलब प्राइस
इज इक्वल्स टू डिविडेंड प्लस आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यहाँ पे है अर्निंग और इसमें से क्या माइनस कर दिया आपने डिविडेंड। अगर आप इसे थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर क्या किया है, सारे के सारे डेटा सेट्स को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। एक क्या रहेगा आपके पास डिविडेंड के लिए, तो जो आपके पास ये वाला पार्ट हो गया है ये किसके लिए हो गया है, डिविडेंड के लिए। अब देखिए टोटल अर्निंग में से जब आपने डिविडेंड को माइनस कर दिया तब आपके पास क्या आ जाएगा, रिटेन अर्निंग। तो जो ये वाला पार्ट देके रखा है आपके पास ये किसके लिए हो गया आपके पास, रिटेन अर्निंग के लिए। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो ये वाला फॉर्मूला है जिससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ शेयर कैलकुलेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्टन मॉडल। तो देखिए अब इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, जितनी भी हमारी फर्म्स है फर्म्स को हम लोग तीन कैटेगरी में कैटेगराइज कर लेंगे। तो सबसे पहली जो फर्म हो जाएगी, मान लीजिए वो यहाँ पे हो गई आपके पास ग्रोथ फर्म, तो सबसे पहले जो फर्म्स आ जाएगी वो आ जाएगी आपके पास ग्रोथ फर्म्स। ग्रोथ फर्म्स का क्या मतलब है कि हमारे पास क्या होगा, इन्वेस्टमेंट की ऐसी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होगी जिसपे हमको जो रिटर्न है वो क्या मिलेगा, कंपैरेटिवली ज्यादा मिलेगा। तो ये रहेगा आपके पास रिटर्न। अब ये जो रिटर्न है ये किससे ज्यादा होगा आपके पास, कॉस्ट से। तो जितने पे आपने कैपिटल रेज किया है उससे ज्यादा होगा रिटर्न, किसके केस में, ग्रोथ फर्म के केस में। तो जब आपके पास ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे कि जहां पे आपका जो रिटर्न है वो ज्यादा होगा और आपकी कॉस्ट कम होगी, तो इस केस में जो हमारा पे आउट रेशियो रहेगा वो हो जाता है 0। तो इस केस में जो हमारा पे आउट रहेगा वो रहेगा 0, कि हम पूरा का पूरा जो अमाउंट है अगर वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे बिजनेस को क्या होगा, इससे फायदा होगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। दूसरी वाली जो फर्म्स होती है वो होती है आपके पास मैच्योर फर्म्स। तो दूसरी वाली जो फर्म होगी वो क्या होगी आपके पास, मैच्योर फर्म्स। कई बार ऐसा सर्कमस्टांसेस होते हैं कि दोनों का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे R इज इक्वल्स टू K। तो इसमें जो पे आउट रेशियो है ये मैनेजर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो क्या चाहते हैं। जनरली वो बिजनेस को सस्टेन करने के लिए ऐसा करते हैं कि डिविडेंड देना नहीं प्रेफर करते, बट ये डिपेंड करता है उनके ऊपर। ये भी कर सकते हैं 50 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 50 अपने पास रखा। थर्ड वाला जो होगा वो होगा डिक्लाइन फर्म के लिए। तो जो आपके पास थर्ड वाला होगा वो होगा डिक्लाइन फर्म्स के लिए। तो डिक्लाइन फर्म्स के लिए क्या होगा, जो आपका आर है वो कम होगा कॉस्ट से। इस केस में जो हमारा पे आउट रेशियो होता है वो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इस केस में जो हमें रिटेन रेशियो रखना चाहिए वो क्या रखना चाहिए, 0 रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम रिटेन करके रखते हैं और अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज नहीं अवेलेबल होती है तो अल्टीमेटली ये जो हमारा इन्वेस्टर है इसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। सेम जो कॉन्सेप्ट है ये गॉर्डन जो मॉडल है उनके लिए भी काम करेगा, कि जो ग्रोथ फर्म्स होती है जब हमारे पास रिटर्न ज्यादा होगा, कॉस्ट कम होगी, तब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमारा पे आउट रेशियो कम होगा, इक्वल होगा। तो ये इनडिसाइसिव होता है, जनरली मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद अगर जो मेरा रिटर्न कम है, कॉस्ट ज्यादा है, इस केस में हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिससे क्या होगा, इन्वेस्टर का लॉस होने से बच जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा। अब देखिए गॉर्डन मॉडल के अजम्पशंस पे आ जाते हैं। तो गॉर्डन मॉडल का अजम्पशन है कि ये जो हमारी फर्म है ये क्या होगी, पूरी की पूरी इक्विटी फर्म होगी। तो देखिए यहाँ पे पूरी की पूरी इक्विटी फर्म हो गई। इसके बाद देके रखा है जो नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अवेलेबल है, तो जैसा हमारे वॉल्टन मॉडल में था वो सेम है यहाँ पे, कि ये एक्सटर्नल फाइनेंसिंग अवेलेबल नहीं है। थर्ड वाला क्या हो जाएगा, आर और के, तो वही जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो क्या हो गया है, कांस्टेंट हो गया है। फोर्थ वाला वही परपेचुअल लाइफ। फिफ्थ वाला भी कॉमन अजम्पशन है कि कोई भी टैक्स वगैरह नहीं लग रहा है। जो सिक्स्थ वाला अजम्पशन है वो भी सेम रहेगा कि जो रिटेंशन रेशियो है एक बार हमने डिसाइड कर लिया उसके बाद वो कांस्टेंट ही रहने वाला है। अब जो सेवंथ वाला देके रखा है वो देके रखा है जो ग्रोथ रेट है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपके पास, रिटेंशन रेशियो। तो जो बी है यहाँ पे ये रहेगा आपके पास रिटेंशन रेशियो, और इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे रिटर्न का। ये को अजम्पशन है कि जो आपकी कॉस्ट होगी वो हमेशा क्या होगी, ग्रोथ से ज्यादा होगी। इसके बाद एट्थ वाला अजम्पशन है कि जो आपकी कॉस्ट होगी हमेशा ग्रोथ से क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इस मॉडल की जरूरत क्यों, जब हम यहाँ पे सब कर पा रहे थे, तो क्योंकि गॉर्डन का ऐसा मानना है कि जो कस्टमर्स होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क एवर्स होते हैं।
अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि आपके बिजनेस में क्या है, ज्यादा रिस्क एसोसिएट है, तो वो क्या करेंगे, आपसे ज्यादा रिटर्न का एक्सपेक्टेशन रखने पड़ेंगे। तो जैसे ही आपने रिस्क को इंक्रीज किया, वैसे ही क्या होगा, आपको एक प्रीमियम भी पे करना पड़ जाएगा। इसी के लिए आपको ये वाला कॉन्सेप्ट है कि जितना आपने रिटर्न किया है, जितना आपने रिटेन किया है, उतने पे आपको रिटर्न प्रोवाइड करना पड़ेगा। और ये ग्रोथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, जैसे जैसे आपका रिस्क है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो गॉर्डन मॉडल बर्ड इन हैंड पे जो बिलीव करते हैं या ऐसा मानते हैं कि जो कस्टमर होगा या इन्वेस्टर होगा वो क्या होगा, रिस्क एवर्स होगा। जनरली रिस्कीनेस बढ़ती जाती है तो कस्टमर का एक्सपेक्टेशन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा इन्वेस्टर का। आई होप यहां तक क्लियर होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो प्राइस इज इक्वल्स टू 1 माइनस जी, के ई माइनस क्या हो जाएगा, जी। तो यहाँ पे जो ग्रोथ है, ग्रोथ को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जी इज इक्वल्स टू बी आर। तो फॉर्मूला अगर आप देखेंगे तो ये भी हो सकता है अर्निंग 1 माइनस बी आर, के ई माइनस बी आर। तो जैसा आपको लगे आप वैसा फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसी वैल्यूज आपके पास गिवन होगी वैसी आप यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे रिलेवेंसी मॉडल खत्म हो गए। इसके बाद आते हैं हम लोग इररिलेवेंसी मॉडल में। तो इररिलेवेंसी मॉडल ये बोलते हैं कि जो डिविडेंड डिसीजंस है और जो वैल्यू ऑफ फर्म है या जो इक्विटी शेयर की प्राइस है, इसका कोई भी रिलेशन नहीं होता है। डिविडेंड डिसीजन शेयर प्राइस पे कोई इंपैक्ट नहीं डालते हैं इंक्रीज करने में। अब ऐसा क्यों होता है, इनका ऐसा मानना है कि जैसे ही आप डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जैसे ही आप डिविडेंड को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो शेयर की जो टर्मिनल वैल्यू है वो अपने आप क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। टर्मिनल वैल्यू का मतलब है जब शेयर को सेल करने के बाद जो वैल्यू मिलने वाली होती है वो क्या होगी, ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। और इसके कारण क्या होगा, जितना आपने डिविडेंड से प्राइस को इंक्रीज किया है वो टर्मिनल वैल्यू से क्या हो जाएगा, कंपनसेट हो जाएगा। इसलिए आप कितना भी डिविडेंड दें उसका शेयर प्राइस पे कोई भी इंपैक्ट पड़ने नहीं वाला। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला है P0। तो अगर आपने डिविडेंड दिया तो आपके पास नई प्राइस भी आ जाएगी, क्योंकि जो आपकी प्राइस है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस के। तो अल्टीमेटली जो डिविडेंड से प्रॉफिट है वो इससे क्या हो जाएगा, ट्रेड ऑफ हो जाएगा। आई होप यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को। अब इसके अजम्पशंस पे आते हैं। तो अजम्पशंस क्या हो गया, तो परफेक्ट मार्केट है, हर इंडिविजुअल के पास सारी इंफॉर्मेशन है। तो जो हमने परफेक्ट मार्केट की कंडीशंस पढ़ी है सारी की सारी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी कि जो इन्वेस्टर है वो रेशनल है, इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, इसके बाद कोई ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, कोई टैक्स नहीं लग रहा है, इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, और हमें ये नहीं पता है कि कितना रिस्क एसोसिएशन होने वाला है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो इसके बेसिस पे ये जो मोदी गिलानी मिलर ने मॉडल दिया था कि जो डिविडेंड डिसीजंस होते हैं और जो वैल्यू ऑफ द फर्म होगी वो क्या होगी, इररिलेवेंट होगी, आपस में उनका कोई रिलेशन नहीं। आई होप यहां तक क्लियर होगा, आपको समझ में आया होगा। अब हम न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आते हैं। तो एक क्वेश्चन गिवन है कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है एबीसी लिमिटेड की, यहाँ पे अर्निंग पर शेयर गिवन है 15, डिविडेंड पर शेयर गिवन है ₹3, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ₹16, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 22, रिटेंशन रेशियो जो देके रखा है वो देके रखा है 40 का। हमको क्या करना है, मार्केट प्राइस निकालना है। एक निकालना है वॉल्टर मॉडल से, सेकेंड वाला जो निकालना है वो निकालना है गॉर्डन मॉडल से। आई होप इतना क्लियर होगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग अब ये दोनों मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करने के लिए आएंगे। तो सबसे पहले देखिए इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 22, इसके बाद है आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, इसका मतलब है ये ग्रोथ फर्म का केस है। तो कई बार स्टेटमेंट में सब क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है इम्प्लीकेशंस का, तब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो देखिए आप वॉल्टर मॉडल से प्राइस को कैलकुलेट करने के लिए आएंगे। तो क्या है फॉर्मूला आपके पास, P0 इज इक्वल्स टू डिविडेंड प्लस ये होगा R अपॉन के। अब रिटेन अर्निंग वाले पार्ट पे आ गए, इसके लिए क्या किया, अर्निंग में से डिविडेंड को माइनस किया और अपॉन में क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप इतना क्लियर होगा। सीधे आप वैल्यूज पुट की। तो P0 इज इक्वल्स टू डिविडेंड कितना गिवन है आपके पास 3। देखिए जो रिटेंशन रेशियो यहाँ पे गिवन है ना, ये गॉर्डन मॉडल के लिए डेटा में ऐसा हो सकता है इस क्वेश्चन में कि जब आप रिटेंशन रेशियो और इसका कंपेयर करेंगे तो सेम नहीं आएगा। बट यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ऐसा गिवन है कि ये जो है ये गॉर्डन मॉडल के लिए है, बाकी सब वॉल्टर मॉडल के लिए है। तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। यहाँ पे देखिए P0 डिविडेंड की वैल्यू कितनी आ गई 3, R कितना है 22, तो उसको लिखा हमने यहाँ पे 0.22, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो 16, तो 0.16। यहाँ पे हो जाएगा अर्निंग, तो टोटल अर्निंग कितना था 15, इसमें से डिविडेंड को क्या माइनस किया 3 रुपीज, तो ये हुआ यहाँ पे
फिर अपॉन में क्या आ जाएगा 0.16। अब इसको सॉल्व करने के लिए आते हैं, तो देखिए यहाँ पे हुआ P0, यहाँ पे हुआ 3। अब 0.22 को हमने डिवाइड किया 0.16 से, तो वैल्यू आ जाएगी 1.375। इसमें मल्टीप्लाई किया 12 का, तो हमारे पास ये जो वैल्यू हो गई ये हो गई 16.5 अपॉन में 0.16। इन दोनों का एडिशन किया तो होगा आपके पास 19.5, डिवाइड किया इसको 0.16 से, तो यहाँ पे आपके पास प्राइस आ जाएगी, तो ये होगा 19.5 डिवाइड बाय 0.16। तो जो आपके पास आंसर आ गया है ये आ गया है 121,875। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ गई है, प्राइस आ गई है शेयर की, किस मॉडल से, वॉल्टर मॉडल से। अब हम लोग गॉर्डन मॉडल पे आते हैं। अब हम लोग गॉर्डन मॉडल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, P0 इज इक्वल्स टू अर्निंग 1 माइनस बी अपॉन में क्या हो जाएगा K माइनस जी। तो वो जो प्रीवियस मैंने फॉर्मूला लिखा है उसमें भी थोड़ा सा अपग्रेडेशन कर लेना आप लोग। यहाँ पे अर्निंग कितना हो गया आपके पास 15, तो ये हुआ 15, 1 माइनस ये हुआ 15, 1 माइनस यहाँ पे जो बी है रिटेंशन रेशियो कितना है 0.40 अपॉन में क्या हो जाएगा के की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.16। यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 0.088। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो 15 में मल्टीप्लाई किया 0.6 का, तो वैल्यू कितनी हो गई 9 अपॉन में 0.16 माइनस 0.088, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.072। जब आप 9 में डिवाइड कर देंगे 0.072 का, तो आपके पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 125। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो गॉर्डन मॉडल से जो आपके पास प्राइस आ गई है वो कितनी आ गई है 125 रुपीज। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। अब इसके बाद हम लोग अप्रोच के क्वेश्चंस के लिए आ जाते हैं। एक बात ध्यान से देखिएगा, गॉर्डन मॉडल का ये फॉर्मूला आप अपडेट कर लीजिएगा, वहां पे मैंने बाय मिस्टेक जी लिख लिया है। अब हम लोग अप्रोच से सॉल्व करने के लिए आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है 10%, करंट मार्केट प्राइस है 100, डिविडेंड है हमें 5 रुपीज का। हमें क्या करना है, मार्केट प्राइस शेयर निकालना है अप्रोच का यूज करके। एक निकालना है हमें केस विदाउट डिविडेंड के केस में, सेकेंड वाला जो निकलेगा वो निकलेगा विथ डिविडेंड के केस में। तो हम इसके बेसिस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे है विदाउट डिविडेंड, यहाँ पे है विथ डिविडेंड। हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला होगा P0 इज इक्वल्स टू होगा P1 प्लस D1 अपॉन में क्या हो जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये हमारे पास बेसिक सा फॉर्मूला है कैलकुलेशन के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो प्राइस गिवन है वो ऑलरेडी कितने गिवन है 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। P1 हमें कैलकुलेट करना है, डिविडेंड हमने डिक्लेयर नहीं किया है तो ये होगा 0। 1 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 10%, 10 बाय 100 किया तो कितना हो गया 0.1, तो ये हुआ 100 इज इक्वल्स टू P1 अपॉन में 1.1। P1 की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 1.1। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो कितने रुपीस हो जाएगी 110 रुपीस। तो अगर आप डिविडेंड को डिक्लेयर नहीं करते हैं तो इस केस में आपके पास जो प्राइस आ जाएगी शेयर की वो कितनी हो जाएगी 110। अब यहाँ पे देखिए विथ डिविडेंड कैलकुलेट कर लेते हैं। फॉर्मूला सेम रहेगा, P0 इज इक्वल्स टू P1 प्लस D1 अपॉन में क्या हुआ 1 प्लस K। P0 आपके पास क्वेश्चन में ऑलरेडी 100 गिवन है, P1 कैलकुलेट करना है तो ये रहा P1। डिविडेंड की प्लेस पे आ जाएगा 5 रुपीज, क्योंकि हम यहाँ पे डिविडेंड को कैलकुलेट कर रहे हैं। 1 प्लस 0.10 तो 100 मल्टीप्लाई 1.1 P1 प्लस 5, तो ये होगा 110 माइनस का 5, वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे P1। तो यहाँ पे देखो P1 की जो वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 105। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो P1 की जो वैल्यू आ गई है वो हमारे पास कितनी आ गई है 105। अगेन आप टोटल करेंगे तो 105 प्लस 5, तो जो वैल्यू हो गई है वो कितनी हो गई है 110। यहाँ पे भी जो रिटर्न मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 110। तो जितना भी आपको बेनिफिट होना था वो क्या हो जाएगा डिविडेंड के साथ कंपनसेट हो जाएगा। तो 5 रुपीज का आपका डिविडेंड हो गया, तो जो आपका P1 की जो वैल्यू है वो क्या हो गई उतने से डेप्रिशिएट हो गई। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपके पास फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आ जाए।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।